सेशन में हम लोग बात करेंगे स्क्रैप डिस्पोजल की। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्क्रैप। व्हाट इज स्क्रैप? कोई बताएगा स्क्रैप क्या होता है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम गार्बेज, अनयूज्ड मटेरियल्स इन ए सॉ। अच्छा, चलिए, और कोई? ठीक ही है। देखिए, कोई भी मटेरियल जब तक अपने काम का है तब तक हम लोग उसको संभाल के रखते हैं, और जहां बेकाम का हो गया तुरंत उसको वेस्टेज है, टाइम किल है ना, जगह रख घेरा है, और वो धीरे धीरे आपके वर्किंग को इफेक्ट करता है। इसलिए हम लोग तब उसको नाम देते हैं स्क्रैप। लेकिन वो चीज जो साइट पे आपने अनयूजफुल घोषित कर दिया, लेकिन इसका दूसरे के लिए कुछ मतलब है, दूसरा उसके लिए आपको कुछ पे कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि दोज मटेरियल विच हैज नो यूज एट इट्स जनरेशन पॉइंट बट इट हैज सम इकोनॉमिक वैल्यूज। जनरेशन जहां वो जनरेट हो रहा है, जहां हम लोग रखे हैं, वहां उसका कोई यूज नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, बेकार है। लेकिन वो दूसरे जगह है, उसका कोई यूज है और इसलिए उसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे? स्क्रैप। और फिर गार्बेज की बात होती है। गार्बेज क्या होगा फिर? वैल्यूलेस। ये यूजलेस है हम लोगों के लिए, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको सेल कीजिएगा कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं गार्बेज। स्क्रैप लगभग जितना जहां भी आप वर्क प्लेस है, कुछ ना कुछ स्क्रैप निकलते रहता है। और स्क्रैप को अगर आप प्लान्ड वे में डिस्पोजल उसका कर देंगे तो यह रेलवे के इकोनॉमी को और बढ़ाता है, कुछ पैसा मिलेगा, रेल को कुछ इनकम होगा, है ना। तो इसीलिए ये मैटर स्क्रैप डिस्पोजल काफी यूजफुल हो जाता है, हम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसका टाइम पे डिस्पोजल कर दिया जाए। अदरवाइज क्या होगा? धीरे धीरे वो सड़ेगा, गलेगा, वो बेकार हो जाएगा, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू मिलता वो गार्बेज में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। तो गार्बेज क्या हुआ? जैसे जो भी वुडन पीस है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, जो फोम वगैरह है, रबर है, ये सब गार्बेज के श्रेणी में आता है। और जितने काम की चीज है, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, आयरन हुआ, ये सब जो बाई प्रोडक्ट जो यूजलेस हो जाते हैं साइट पे, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रैप। स्क्रैप क्यों होगा? स्क्रैप पे कोई भी यूजफुल मटेरियल स्क्रैप में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब आप देखेंगे कि उसका कुछ कुछ जैसे कोडल लाइफ कंप्लीट हो गया, है ना। अगर उसका किसी मटेरियल का कोडल लाइफ कंप्लीट हो गया और उसमें आप देखेंगे कि केवल जैसे एमएनपी आइटम्स है, एमएनपी आइटम में, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएनपी एंड एमएनपी? टीएनपी एंड एमएनपी में बेसिक फर्क क्या है? हाँ, एसओपी के हिसाब से, मॉडर्न एसओपी जो अभी है 2018 का, तो एमएसओपी के हिसाब से जो 10 लाख से कम वैल्यू का मटेरियल है उसको हम लोग टीएनपी आइटम कहेंगे, और 10 लाख से ज्यादा वाले को हम लोग एमएनपी कहते हैं। तो एमएनपी आइटम में केवल कोडल लाइफ की बात नहीं होती है, एज कम कंडीशन बेसिस, एज हो गया है, कोडल लाइफ शायद पार कर चुका है, लेकिन उसका कंडीशन वर्किंग कैसा है ये भी देखा जाता है। किसी मटेरियल को केवल कोडल लाइफ पूरा हो जाने से ही हम लोग स्क्रैप में तब्दील नहीं करेंगे, उसको डिसम नहीं करेंगे, है ना। तो ये एक ये भी फैक्टर है कि जिस मटेरियल्स का कोडल लाइफ पार हो जाता है वो स्क्रैप हो सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी वगैरह के चेंजिंग के चलते जो एवॉल्यूश हो गया, है ना, अभी जो पूरा सॉलिड हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गया। जैसे पुराना बल्ब था, आजकल हर जगह एलईडी आ गया, कहीं वो पुराना वाला दिखता है? तो वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, उसको पूरा हम लोग बदल दिए, है ना। तो ऐसे ही रेलवे में भी समय समय पहले आईसीएफ, जिसको हम लोग पूरा सभी गाड़ियों के लिए यूज करते थे,
आज के डेट में वो खाली अपना कोडर लाइफ पूरा कर रहा है। जैसे कोडर लाइफ कंप्लीट होगा उसको भी हटा दिया जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, और हर जगह खाली एलएचबी चलेगा, है ना। तो जो ऑब्सोल्यूट हो गया। अच्छा, सरप्लस हो गया जो 2 इयर्स या मोर हो गया। देखिए, कोई भी आइटम, कल हम लोगों ने देखा था स्टॉक और नॉन स्टॉक, ये जो भी आइटम्स होते हैं, स्टॉक आइटम का भी टाइम टू टाइम ईएसी और एएसी से ये तय किया जाता है कि उसका कंजम्पशन कितना होगा। जो यूज होगा उसी को ना स्टॉक में रखा जाता है। तो अगर मटेरियल्स कुछ दिन तक यूज नहीं हुए, कोई भी मटेरियल अगर 12 महीने तक यूज नहीं हुआ उसका, तो उसको हम लोग कहते हैं इनएक्टिव स्टॉक हो जाता है, इनएक्टिव मटेरियल हो जाता है ना। और अगर वो 24 महीने तक उसका कोई डिमांड नहीं आया, वो शॉप में यूज नहीं हुआ, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं सरप्लस। सरप्लस आइटम भी 2 तरीके के होते हैं, एक मूविंग सरप्लस और एक डेड सरप्लस। डेड सरप्लस, है ना। तो जो मूविंग सरप्लस है उसका क्या है कि जब हमारे यहाँ 24 महीने तक कहीं कोई यूज नहीं हुआ, तो हम और रेलवे से डिमांड मांगते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये आइटम आइडल पड़ा हुआ है, किसी को कोई इसकी आवश्यकता है क्या। तो अगर उनके यहाँ कोई डिमांड आया उसका, तो हम लोग उनको भेज देते हैं, ये उनके अकाउंट में फिर क्रेडिट हो जाता है, हमारे वजह से माइनस हो जाता है। लेकिन अगर, तो ऐसे आइटम को हम लोग क्या कहेंगे, मूविंग सरप्लस। हमारे यहाँ सरप्लस था लेकिन दूसरे के लिए वो यूजफुल हो गया। लेकिन जब कहीं से डिमांड नहीं आता है, ये डिमांड भेज 2 साल के बाद जब हम लोग सबको सर्कुलेट करते हैं, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ऐसे आइटम जिनका और फर्दर कोई यूज नहीं है उसको हम लोग कहते हैं डेड सरप्लस। और डेड सरप्लस को यही डीएसएफ करके उसको स्क्रैप घोषित करके उसका मतलब उसको डीएसएफ कर दिया जाता है। ठीक है। तो अगर वो सरप्लस आइटम्स 2 साल से ज्यादा का हो गया तो वो स्क्रैप हो जाएगा, है ना। इन द सेम मैनर अगर वो रिजेक्टेड हो गया, कोई मटेरियल जितना हम लोग कहीं परचेज करते हैं, 1-2 उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, वो साइड से रिजेक्ट हो गया, उसको शायद पैरामीटर में उस स्पेसिफिकेशन में फिट नहीं आया, तो वो रिजेक्टेड मटेरियल फिर हम लोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो स्क्रैप हो गया, है ना। इसी तरीके से जो रिलीज मटेरियल है पीओएच वगैरह के दौरान शायद उसका कोडल मतलब वहां से उसको रिलीज किया गया, अब क्या करना है उसको, पीओएच में तो नया हम लोग डालेंगे, है ना। तो वो जो रिलीज मटेरियल है वो भी स्क्रैप का रूप होगा। ठीक है। तो इस सभी कारणों से ये स्क्रैप हो सकेगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अगर स्क्रैप की बात करें तो सबसे पहले ये देखा जाए कि स्क्रैप का डिस्पोजल होता कैसे। पहले मैनुअल का सिस्टम था पुराना, हर जगह लॉट, अभी भी मैनुअल सिस्टम हो चाहे आईआरपीएस के थ्रू हम लोग करें, किसी भी तरीके से स्क्रैप का डिस्पोजल किया जाएगा। यहां यह जरूरी है कि उसको टाइमली लॉट बना के उसको टाइम टू टाइम डिस्पोज करना है। ठीक है। तो पहले ये मैनुअल होता था, अभी क्या है, ऑनलाइन में आईआरपीएस, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम आईआरपीएस के थ्रू होता है, या फिर ई ऑक्शन माने मॉड्यूल के थ्रू होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप है, किसी तरीके से हम लोग करें, काम यही होता है कि यूडीएम की बात अगर हम लोग करें तो जो भी आइटम होगा उसका पहले डीलर जो होंगे जो उसको जिसके पास है वो एक एडवाइस नोट बनाएंगे। एडवाइस नोट में यह डिटेल रहेगा कि क्या मटेरियल है, ये कब लिया गया था, किस कारण से इसको हम लोग अभी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डीएसएफ कर देना चाहिए, है ना। तो उसमें डिटेल ये फैक्टर सब लिखे जाते हैं। उसके बाद फिर उसका कैटलॉग बनता है, कैटलॉग में उसका लॉट डिटेल, आइटम डिटेल, सभी डिटेल्स उसमें क्या क्या आइटम है सब चीज उसमें उसको स्पेसिफाइड किया जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ एक पुराना सिमुलेटर था, वो नॉन मूविंग था, तो उसमें भी जब उसको स्क्रैप करेंगे, किसी भी आइटम को जब स्क्रैप कीजिएगा ना, तो उसमें यूं ही पूरा मोड में नॉर्मली नहीं होता है, उसमें उसका एक कैलकुलेशन किया जाता है, उसका एक ओवरऑल
ये हम लोग रिजर्व प्राइस निकालते हैं, आरपी। ये आरपी क्या है कि हर फैक्टर्स को देख के उसमें ये कैलकुलेट किया जाएगा कि उसमें कितना, जैसे मान लीजिए उस सिमुलेटर की बात हम लोग करें तो वहां उसमें कितना आयरन कंपोनेंट है, कॉपर कितना है, एल्यूमिनियम कितना है, वुड वगैरह जो बेकार है स्क्रैप उसको छाट दिया जाता है। तो हर चीज का एक अंदाज करके एक कमिटी होती है, वो कमिटी ये डिसाइड करती है कि कितना कितना क्या क्या कंटेंट्स उसमें है और उसका रेट क्या है ना। वो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन के हिसाब से सबका रेट तय होता है और तब उसका एक आरपी डिसाइड होता है, रिजर्व प्राइस, है ना। वो अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इसका जो भी स्क्रैप के कंडीशन बेस्ड होता है, मतलब जो स्क्रैप का डिस्पोजल होगा, जो आरपी वगैरह हम लोग डिसाइड करेंगे, वो ये सब फैक्टर्स को देखा जाएगा कि उसको हम लोग कैसे बेचेंगे। जैसे मान लीजिए आप उसको कटिंग करके ले जाएगा या होल मटेरियल लेके पूरा लेके जाएगा। जैसे अभी वैगन वगैरह कंडम होता है तो हम लोग कंडीशंस लगा देते हैं कि उसका जो एक्सल वगैरह है, व्हील वगैरह है, वो आप हमें दे दोगे, है ना। वो हमें दे देता है, उसके बाद और सब मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर वो ले जाता है। तो इस तरीके से वो कटिंग करके ले जाएगा कि पूरा ही ले जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग को हर चीज पहले से ही डिसाइड करके रखना है, सब पैरामीटर पहले से क्लियर होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ वो कटिंग होगा कि सेम कंडीशन में जाएगा, ये सब डिसाइड कर लिया जाता है और तब ऑक्शन का एक डेट और टाइम निर्धारित किया जाता है। ये जो डेट और टाइम हम लोग ऑक्शन का निर्धारित करेंगे, उसको माने सबको ऑल कंसर्न करना पड़ता है। पेपर में इसका पब्लिकेशन निकालिएगा। नॉर्मली 3 पेपर में पब्लिकेशन उसका जरूरी है। जहां है वहां का लोकल लैंग्वेज वाला एक पेपर होगा, फिर हिंदी पेपर होगा और फिर इंग्लिश पेपर होगा। ये तीनों पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा कि हमारे यहाँ इस डेट इस टाइम पर ऑक्शन का सिस्टम है, जो इच्छुक है वो लोग पार्टिसिपेट इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर उसमें रिवर्स प्राइस कैलकुलेट, अच्छा रिवर्स जो रिजर्व है, ये रिजर्व प्राइस जो कैलकुलेशन होगा उसमें कई फैक्टर्स पे उसका प्राइस निर्धारित होगा। जैसे लास्ट टाइम ऐसे ही सिमिलर आइटम का प्राइस मार्केट में क्या था, मैंने आपने पहले भी स्क्रैप किया होगा, डिस्पोज किया होगा, तो उस डिस्पोजल के दौरान आपने लास्ट प्राइस क्या रखा था, ठीक है। अभी का मार्केट कंडीशन कैसा है, मार्केट कंडीशन मतलब उस आइटम का डिमांड है कि नहीं है। ये जो आपने स्क्रैप रखा है उसका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन भी बड़ा फैक्टर होता है। अगर बढ़िया लोकेशन पे है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होगी। अगर माने लोकेशन सही नहीं है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आपको अगर बालू वगैरह कहीं स्टोर करना है घर बनवाने के लिए, तो एक सामने तक ट्रक चला जाए और छोटा टेम्पू में ले जाना हो, दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा ना। इसीलिए लोकेशन वगैरह सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब ये हम लोग रिजर्व प्राइस को डिसाइड करते हैं। लॉट का कंडीशन कैसा है ना, और डिमांड में वो है कि नहीं, सब फैक्टर्स को निकाल के और तब वो रिजर्व प्राइस बनाया जाता है। और उसके बाद 9 लाइव एक्सटेंशन होते हैं 1.5 मिनट के, यानी 90 सेकंड के वो एक्सटेंशन होंगे और उसके बाद ऑक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी ऑक्शन बंद हो गया। अभी जितने भी बोली लगाने वाले लोग हैं, अगर जो लास्ट रेट आया अगर वो आरपी से ज्यादा है, आपने जो रिजर्व प्राइस बनाया था, जो बोली गई है, अगर उससे कॉस्ट ज्यादा है, माने आरपी जो आपने फिक्स किया है उससे जो बोली लगाई गई वो ज्यादा है, तब उसको डिस्पोज किया जाएगा। अगर आपने जो आरपी डिसाइड किया है उससे कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद फिर से बीट शीट बनेगा, जिसमें परचेजर जो होगा, खरीदने वाला वो रहेगा, स्टॉक होल्डर रहेगा, अकाउंट्स के ऑफिसर्स रहेंगे और फिर ऑक्शन कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये जेजी का पावर 1.5 करोड़ तक है या 500
100 मेट्रिक टन का और पीसीएमएम का 4.5 करोड़। तो जो भी एज पर एसओपी जिसका पावर होगा वो ऑक्शन कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा और तब उसका डिस्पोज किया जाएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो रिवर्स प्राइस का 10% वो पहले ही सब लोग जमा कर देंगे, जैसे ईएमडी में होता है ना। तो यहाँ माने जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हम लोग करते हैं वो वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट में कितना होता है, 2%, है ना, अप टू 1 करोड़। तो खैर जैसे ईएमडी होता है वैसे ही यहाँ जो ईएमडी होगा स्क्रैप के दौरान वो आरपी का 10% होगा। मतलब 10% सब लोग पहले दे के तभी उसमें भाग लेंगे और जिसके नाम से ये अलॉट हो जाएगा उसका एक एसबीआई लीन अकाउंट होगा, है ना। और जैसे वो उनको फाइनल किया जाएगा, चालान बनेगा, उनके अकाउंट से जो बचे हुए 90% है वो तुरंत डिडक्ट हो जाएगा। मतलब उनके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। 10% ईएमडी पहले दे दिया उन्होंने और जब अलॉट हो गया तो उस समय चालान बनने से ही 90% उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, माने अब आपको 100% मिल गया। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस जनरेट होगा, उसके बाद फिर सेल रिलीज ऑर्डर बनता है, मतलब अब बिल फाइनल हो गया और फिर उसका डिलीवरी चालान बनता है। इसमें जो एसआरओ बनेगा वहां टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, मतलब टीसीएस है या टीडीएस है, ये डिसाइड करे से रहता है। और यहाँ उसका डिलीवरी चालान बनेगा। अगर जरूरत है तो गेट पास बना दिया जाएगा, मतलब वो जहां आरपीएफ जहां भी बाउंड्रीज में रहेंगे, रेलवे प्रीमिसेस में रहेंगे, वहां सिक्योरिटी के लिए आरपीएफ रहेगा तो उसको गेट पास दे दिया जाएगा ताकि कहीं कोई जाने में दिक्कत नहीं होगी। और जो पहले से ये लॉट रजिस्टर था हमारा उसमें एंट्री करके उसको डिडक्ट किया जाएगा।